आज का टॉपिक है लिखित अभिव्यक्ति। लेसन 4 में आज हम पढ़ा रहे हैं लिखित अभिव्यक्ति और आप लोग पढ़ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। और किसी भी दिन आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो एक दिन पहले बता दिया जाएगा। आज जानकारी करेंगे लिखित अभिव्यक्ति। सबसे पहले हम बता रहे हैं लिखित अभिव्यक्ति का अर्थ संक्षेप में और उसका महत्व भी बता रहे हैं। अपने भावों तथा विचारों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में उच्चारण को उसकी आत्मा माना गया है, जबकि लिखित अभिव्यक्ति की रचना दो आधारों से हुई है। प्रथम वर्तनी तथा द्वितीय व्याकरण पर आधारित वाक्य रचना। यह अभिव्यक्ति उच्च प्राथमिक कक्षाओं से आरंभ होती है तथा माध्यमिक स्तर पर इसका विकास होता है। बच्चा ध्वनि लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के बाद लिखित रचनाओं को लिखना प्रारंभ करता है। लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा प्राचीन काल से विचारों का संरक्षण होता आ रहा है तथा वर्तमान पीढ़ी आगामी पीढ़ियों के लिए अपनी विचारधारा को अग्रसर करने के लिए प्रयत्नशील है। लिखित अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं, जैसे पत्र लेखन, निबंध लेखन, आत्मकथा लेखन, कहानी लेखन, नाटक लेखन इत्यादि। लिखित अभिव्यक्ति का तात्पर्य अपने भावों तथा विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिपिबद्ध करना है। लेबार्न का कथन है कि सुंदर लेख विचारपूर्ण संभाषण है। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सकें, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव अपने विचारों, अनुभवों तथा कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा चिरकाल संचित करता आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में ग्रंथों में सुरक्षित है। विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन की लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा संभव होता है। लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य: विद्यार्थी जब अपनी भाषा को लेखन द्वारा व्यक्त करता है तो अग्रलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। नंबर 1, लिपि, शब्द, मुहावरों इत्यादि का चयन। नंबर 2, विद्यार्थियों में शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि। नंबर 3, विद्यार्थियों में विषय अनुकूल भाषा शैली तथा विचारों का ज्ञान, सुंदर, स्पष्ट तथा सुडौल अक्षर लिखने में निपुणता। नंबर 4, वर्तमान वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों इत्यादि का ज्ञान। नंबर 5, बच्चों में लेखन के प्रति उत्साह का संचार। नंबर 6, लिखित अभिव्यक्ति द्वारा विचारों का संरक्षण एवं संवर्धन। नंबर 6, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं का आगामी पीढ़ी में हस्तांतरण, बौद्धिक तथा मानसिक विकास में सहयोगी, चिंतन व मनन करने में उपयोगी, विश्व के ज्ञान विज्ञान से परिचय। नंबर 11, साहित्य के कोश में वृद्धि। नंबर 12, विभिन्न देशों तथा विभिन्न समाजों से संपर्क। आपने देखा होगा जब घर में कोई प्रोग्राम होते हैं, तो संस्कार होते हैं, तो वो आने वाली पीढ़ी यानी कि वो अपनी बहू को समझाती है कि ये चीज़ ऐसे करनी है, यानी कि जो पहले से होता है उसको आगे के लिए बढ़ा दी जाती है, यानी कि पुराने संस्कार नई पीढ़ी में वो शामिल हो जाते हैं। ये तो हमारे आज का। लेकिन अब हम बता रहे हैं लिखित अभिव्यक्ति की शिक्षण विधियाँ। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना है। ये दो प्रश्न मैं जो बताने जा रहा हूँ दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। लिखित अभिव्यक्ति की शिक्षण विधियाँ। नंबर 1, अनुकरण विधि। अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट अथवा कॉपी पर अक्षर लिखकर बच्चों से अनुकरण द्वारा उन अक्षरों को लिखने को कहता है। नंबर 2, मॉन्टेसरी पद्धति। इस पद्धति में प्लास्टिक, गत्ते, लकड़ी से निर्मित अक्षरों को दिखाकर बच्चों को पढ़ने व लिखने का अभ्यास कराता है। नंबर 3, चित्र विधि। चित्र विधि द्वारा चित्रों के नीचे लिखे अक्षर दिखाकर बच्चों को लिखने का अभ्यास कराया जाता है। पढ़ो फिर लिखो विधि। इस विधि में पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है, फिर लिखने को कहा जाता है।
बच्चों के समक्ष पूरा वाक्य लिखकर रख देते हैं, फिर एक एक शब्द को देखकर वह लिखता है, फिर वाक्य से मिलाकर देखता है और अशुद्धियों को सुधारता है। नंबर 5, रचनात्मक विधि। इस विधि में बच्चों के समक्ष अक्षरों को अलग अलग भागों में विभाजित कर देते हैं, फिर उन्हें जोड़कर अक्षर बनाना सिखाया जाता है। ये था हमारा लिखित अभिव्यक्ति की शिक्षण विधियाँ। अब हम बता रहे हैं सुंदर लेखन के गुण। सुंदर लेखन, सुलेख सुंदर लेख को कहते हैं। सुंदर लेख को लिखाने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लिए जा सकते हैं। नंबर 1, उपयुक्त वातावरण, एटमॉस्फेयर जो कहते हैं। बच्चों के बैठने का स्थान स्वच्छ, हवादार तथा प्रकाशमान होना चाहिए। वहाँ शोरगुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर 2, बैठने का ढंग। लेखन के समय बच्चे का सीधे होकर बैठना 8-9 इंच ऊपर होनी चाहिए ताकि लिखते समय झुकना न पड़े। नंबर 3, कागज की आंखों से दूरी। कागज और आंखों के बीच 10 से 12 इंच का फासला होना चाहिए। नंबर 4, कलम पकड़ने की विधि। कलम को पॉइंट अर्थात नोक से 1 इंच ऊपर पकड़ना चाहिए। नंबर 5, अक्षरों की बनावट। अक्षर सुडौल अर्थात बड़े होने चाहिए, उनकी बनावट बिल्कुल साफ होनी चाहिए। नंबर 6, सीधी लिखाई। अक्षरों की सीध ऊपर से एक जैसी होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। नंबर 7, लिपि। अनुस्वार, विराम, अर्धविराम, हलंत, मात्राओं का प्रयोग बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। नंबर 8, अभ्यास। लिखने का अभ्यास करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाना चाहिए। ये था आज का हमारा चैप्टर लिखित अभिव्यक्ति। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।